हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पॉलिटी की पीवाई को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में आए हैं लास्ट ईयर 25 में। ठीक है, 25 में तो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, तो उसके पीवाई को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना मतलब क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो देख रहे हैं हमें, फिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कहाँ से पढ़ने आपको ये बताऊंगा। देन कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे है करंट अफेयर से रिलेटेड है, स्कीम से वगैरह, तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं होते। कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो होता है सेक्रेटरी जनरल। ये देखो, ये कहाँ पे लिखा है? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, वहां पे ये दोनों स्टेटमेंट जो लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से लिए गए। देखो, सेक्रेटरी जनरल हु इज रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो होते हैं हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है फॉर डिटरमाइनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देखो मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फॉर डिटरमाइनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट एंड रजिस्ट्री एक्सक्लूसिवली किसके पास है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तीसरा देखो, पर्सन हु हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नॉट इन एनी अदर कोर्ट विद इन इंडिया। देखो, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट ना किसी अदर कोर्ट में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो देखो, तीसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। अब बचा क्या? लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो। डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट, ये जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है, दोनों लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो लिया है वो सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से लिया है। देखो, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स हैव एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स अमंग 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, हाई कोर्ट के पास नहीं होता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है। ये स्टेटमेंट आपको लक्ष्मीकांत में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत से सीधा स्टेटमेंट है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव पावर टू इश्यू रिट्स। देखो, सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है रिट, हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है रिट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है यार। ठीक है, तो ये गलत लिख दिया, तो दूसरा गलत हो गया। अब देखो तीसरा, देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज एब्सोल्युटली नो रोल इन एंटायर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जज। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का रोल होता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, उनसे कंसल्टेशन किया जाता है। अब वो कैसे होता है मैं अलग बताऊंगा आपको, मैंने वो भी यहाँ पे नोट्स बना दिए। तो तीसरा भी गलत है, तो 3 स्टेटमेंट तो गलत है। चौथा देखो, लोकल कस्टम एंड कन्वेंशन विच डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा लोकल कस्टम है, कन्वेंशन है जो किसी लॉ को वायलेट नहीं करता, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको अकाउंट में लेते हैं जब जस्टिस डिलीवरी करते हैं तब। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, जनरल स्टेटमेंट है और सही भी है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही है? एक ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ईवीएम पे क्वेश्चन आया है। ये ईवीएम देखो बहुत टाइम से न्यूज में है। ठीक है, तो ईवीएम पे क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। पहला देखो स्टेटमेंट, फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम इन लोकसभा इलेक्शन, मतलब यहाँ पे फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम नहीं पूछा, लोकसभा इलेक्शन लिखा है, मतलब लोकसभा इलेक्शन में पहला यूज ईवीएम का कब हुआ। यहाँ पे लिखा है 2004 में हुआ, व्हेन ईवीएम वेर डिप्लॉयड नेशन वाइड। इसमें आधा तो सही है, 2004 में ईवीएम जो डिप्लॉय किए थे, नेशन वाइड डिप्लॉय किए थे, ये सही है, लेकिन वो फर्स्ट यूज नहीं था लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्शन में 1999 में पहली बार यूज हुआ था। देखो, मैंने यहाँ पे इस पे भी पूरा डिटेल में डाल दिया। देखो, फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम इन लोकसभा इलेक्शन कब हुआ है? 1999 में, लेकिन पार्शियल डिप्लॉयमेंट हुआ था। द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम इन लोकसभा 46 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा उसमें ईवीएम का यूज किया था अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और 2004 में बाद में जाके नेशन वाइड में फुल रोल आउट किया। मतलब ये पहला जनरल इलेक्शन था इंडियन हिस्ट्री में जहां पे पूरा मतलब ओल्ड पेपर बैलेट उसको पूरा हटा के सीधा ईवीएम पे इलेक्शन कराए थे। ठीक है, तो ये देखो उन्होंने पूछा है द वेरी फर्स्ट यूज 1999 में हुआ है, 2004 में तो नेशन वाइड रोल आउट हुआ था, ये फर्स्ट यूज नहीं था, इसको सेकंड बोलेंगे लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट जो दिया है ये देखो गलत हो जाता है। अब देखो, वोट्स आर रिकॉर्डेड इन कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा ईवीएम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो ये ईवीएम का टॉपिक लगभग जब से इलेक्शन हुआ है 24 के, तब से हर कोई इलेक्शन होता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो न्यूज में रहता है, ये ईवीएम ये हो गया, कोई ना कोई आरोप लगाता है, ठीक है। तो वो हम हमेशा ईवीएम न्यूज में रहा है, इसलिए ईवीएम पे उन्होंने बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछा है। देखो कंट्रोल यूनिट होते हैं ईवीएम में, क्या होता है 3 यूनिट होते हैं। एक बैलेट होता है, मतलब यहाँ पे आप बटन दबाते हो। कंट्रोल यूनिट जो पोलिंग ऑफिसर बैठा होता है उसके पास कंट्रोल यूनिट होता है, और बैलेट के साइड में ही एक वीवीपैट होता है। वीवीपैट में क्या होता है, जो जिसको भी आप वोट कर रहे हो उसका नाम, पार्टी का नाम, वो सब वहां पे आता है, ठीक है। तो वो आपको दिखाई देता है 7 सेकंड के लिए, और वो पर्ची गिरती है उसमें, ठीक है। तो वो है वीवीपैट। तो कंट्रोल यूनिट में और वीवीपैट में एग्जैक्टली सेम टाइम रिकॉर्ड नहीं होते वोट। क्या होता है, पहले आप बैलेट दबाओगे, ठीक है। बैलेट दबाने के बाद वो जो सिग्नल है वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट फिर उसको कहां पे भेजता है, वीवीपैट के पास भेजता है, और वीवीपैट जब आपको दिखाता है वो पर्ची, तब जाके वो वोट रिकॉर्ड होता है। तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहले 2 तो गलत है, तो यही से सॉल्व हो रहा है कि तीसरा सिर्फ आंसर होगा अपना। अब देखो 2 PSU नेमली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैव बीन एंगेज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिजाइन मैन्युफैक्चर ऑफ ईवीएम। ये तो न्यूज में भी आया था, PIB में बहुत जगह पे। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, ये दोनों को लगाया काम पे इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने डिजाइन वगैरह किया है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये ईवीएम का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अलग वीडियो में, ठीक है। अभी ये इस वीडियो में करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ईवीएम इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ फैक्ट, ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना, ये फिर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरा डिटेल में करते हैं कवर, ठीक है। कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में कब हुआ था पहली बार, तो वो सारे क्वेश्चन है, वो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये जो है इसको करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, फिर गवर्नमेंट स्कीम वगैरह, तो उसमें ही आता है। ये कोई पॉलिटी का कोर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको पॉलिटी में मत गिनना। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ये क्या है, मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ये जनरल स्टेटमेंट दिया है, तो ये सही ही होता है जनरली, ठीक है। तो ये सही भी है स्टेटमेंट। ये एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन वन नेशन वन एप्लीकेशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। डेवलप्ड बाय पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, ये गलत है। इट्स कोर एम इज टू, कोर एम क्या है इसका, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये सही है। तो 1 2 4 सही है। इसको डेवलप पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने नहीं किया, ठीक है। ये स्कीम जो है मैं अलग से भी कवर करूंगा क्या है एप्लीकेशन। जो बेसिकली क्या है, जो सारे स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके जो फंक्शन है उसको पूरा डिजिटल कराना इसका पर्पज है, ठीक है। तो जो भी असेंबली में जो भी कागज वगैरह आते हैं वो नहीं आएंगे, वो सीधा आपको वो इस पे दिखेंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ये है, हो गया ये 1 2 और 4 इसका आंसर। अब चलो देखो मैंने ये फर्स्ट यूजेज ऑफ ईवीएम कब हुआ था, तो फर्स्ट ये सब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डेटा निकाला है, वहां से पूरा ऑफिशियल डेटा है। तो परूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी केरल में 1982 में हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट यूज हुआ है कहाँ पे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, लोकसभा में पूछा है, ठीक है। तो लोकसभा में कब हुआ है, लोकसभा में हुआ है 1999 में, ठीक है। और बाकी भी देखो पूरा ये जो है ये भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया है। फर्स्ट एवर यूज 1992, उसके बाद ये यूज तो हुआ लेकिन इस पे केस कर दिया जो कैंडिडेट लूज हुआ था इस इलेक्शन में। तो फिर कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन का यूज मतलब आपने विदाउट रूल्स अमेंड किया, आपने किया है ईवीएम का यूज, तो उसने कोर्ट ने क्या किया, ईवीएम का यूज पे मतलब ये बोल दिया कि एक गलत है, ठीक है। कोर्ट ने जो इलेक्शन है उसको साइड में रख दिया। फिर जाके पार्लियामेंट ने फिर से लॉ को अमेंड किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, रूल्स अमेंड किए, और तब जाके इलेक्शन कमीशन को पावर मिला कि आप वोटिंग मशीन का यूज कर सकते हो। और बाद में जाके 1998 में 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका यूज हुआ। फिर 1999 में लोकसभा में 46 असेंबली सीट्स पे यूज हुआ। फिर उसके बाद गोवा पहला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बना जहां पे पूरा जो स्टेट वाइड इलेक्शन है वो एंटायरली ईवीएम पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोवा फर्स्ट असेंबली था जिसने स्टेट वाइड इलेक्शन एंटायरली ईवीएम पे किया 1999 में, ठीक है। ठीक है, बाकी फिर 2004 फिर 2004 में पूरा जनरल इलेक्शन जो हुआ लोकसभा का वो पूरा ईवीएम पे हुआ, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स है और भी सारे बहुत सारे फैक्ट है ईवीएम को लेके, वो मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा। अब देखो फिर से अब आते हैं अपने PYQ पे। अब इस स्माइल स्कीम पे क्वेश्चन आए। स्माइल जो स्कीम है वो किसके लिए है, रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो ये दोनों स्टेटमेंट है। देखो स्कीम पे, गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन आते हैं, ये कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है नहीं। अब ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। सारे नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस जो है उनका एक अलायंस है ग्लोबल, तो उस पर ये क्वेश्चन है। ये क्यों आया, ये करंट अफेयर्स में था, बहुत टाइम से करंट अफेयर्स में था, न्यूज में भी कवर किया था, ठीक है। हमारा जो NHR मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो कमीशन को उन्होंने डिग्रेड करने का रिकमेंडेशन दिया था उस टाइम।
मतलब ए ग्रेड से लेके बी ग्रेड कर दो, ऐसा बोला था भारत के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दैट्स वाई ये न्यूज़ में आया था। इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद इवन प्रिंसिपल, ये बिल्कुल सही है। फुल्ली कंप्लाइंट एंड पार्शियली कंप्लाइंट मेंबर को एक्रेडिटेशन मिलता है, फुल्ली कंप्लाइंट वाले ए, बाकियों को बी मिलता है। तो भारत को बी में डाल दो, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया था, लेकिन डाला नहीं था, ठीक है, सिर्फ रिकमेंड किया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब हमारा इंडिया का NHRC इंडिया हैज बीन एक्रेडिटेड अंडर ए इन ईयर 2025। उन्होंने रिकमेंड किया था कि बी में डालो, लेकिन ऐसा कुछ एक्शन लिया नहीं था, उस टाइम ए में ही था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। देखो ये जो अलायंस है ना, इसके वेबसाइट से मैंने जो निकाला है डेटा वो यहाँ पे डाला है। देखो इंडिया ये कैटेगरी दिखा रहा है अभी तक भी, और यहाँ पे देखो फर्स्ट सेशन मतलब 2023 में देखो मार्च में क्या किया था, उन्होंने एक्रेडिटेशन दिया नहीं था, उसको आगे ये कर दिया, डेफर कर दिया, मार्च 2024 तक डेफर किया। 2024 में उन्होंने फिर से आगे मतलब डिसीजन लिया नहीं, बोला कि हम अगले टाइम लेंगे, फिर से डिफर कर दिया 2025 में, और मार्च 2025 में जाके उन्होंने रिकमेंड किया कि भारत को बी ग्रेड में डाल दो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं। अभी भी आप जाके वेबसाइट पे देखोगे तो अभी ए ही दिखा रहा है, ठीक है। तो वही है कि क्रूशियल अपडेट वही है कि करंट ऑफिशियल मेंबरशिप पेज पे देखोगे तो अपडेटेड अभी ए ही है, ए स्टेटस है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि बी ग्रेड कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने डिस्कस कर दिया। अब देखो हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 लिस्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना है नहीं। पार्ट दिए कॉन्स्टिट्यूशन के और कौन से पार्ट में क्या प्रोविजन है ये दिया है। देखो प्रोविजन रिलेटेड टू पार्लियामेंट, ये तो पार्ट 5 में आता है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ये पार्ट 6 में आता है। बोरिंग ये तो पार्ट 12 में है। कॉर्पोरेट सोसाइटी 9B में है, ठीक है। तो डी का हो गया 2, डी का 2 है, बी का 1 है, बी का देखो 1 है, ए का सी का 3 है, तो सी का 3 है, बी का 1, तो ये ऑप्शन हो गया। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं 4-2-4-2, यहाँ पे 4-2-4-2, तो आपको सारे ही पता होने चाहिए। देखो ये भी पता होना चाहिए। तो ये अगर आपने ये डिटेल में पढ़ा है, देखो वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन बेसिक सा चीज़ पढ़ना भूल जाते हैं। जैसे ये पार्ट हो गए, प्रोविजंस हो गए, ठीक है, तो उसको भी ध्यान देना आगे से, अगर आपने ये डिटेल में नहीं किया। तो मैं ये सब कवर करूंगा, ठीक है। आज ही मैं पॉलिटी पे एक डिटेल में लेक्चर डालूंगा, वहाँ पे हम ये सब बेसिक जो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो सब मैं आज कवर करूंगा, ठीक है। और ये वाला भी EVM से रिलेटेड जो भी है वो भी मैं डाल दूंगा उसमें, ठीक है, तो वो देख लेना। फिर देखो मतलब ये तो मैं इजी क्वेश्चन बोलूंगा, इजी में आता है ये। अब देखो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ GST काउंसिल, ये भी बहुत वेरी इजी है, तो ठीक है, वेरी इजी। GST काउंसिल में कौन नहीं आता? GST काउंसिल हमेशा न्यूज़ में होता है। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उसका चेयरपर्सन होता है, फिर स्टेट के जो मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है वो होते हैं उसके मेंबर। तो कौन नहीं होता मेंबर? प्राइम मिनिस्टर का कोई काम नहीं है GST काउंसिल में, तो वो मेंबर नहीं होता। अब देखो RTI पे क्वेश्चन पूछा है। RTI पे क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि RTI में अमेंडमेंट आया था 2019 में आई थिंक, ठीक है, तो उस साथ मतलब डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं। ये क्वेश्चन क्यों पूछा? ये स्टैटिक से ही क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। तो देखो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां तक तो सही है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड नहीं करते कमिटी को, कमिटी को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं। तो ये लिख के स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो व्हाइल द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर, पहला तो इनका टर्म अब कम करा के 3 साल कर दिया है, 5 साल नहीं है, तो ये गलत है। एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि ना तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ना ही बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चाहे आप CIC हो या IC हो, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, किसी का भी नहीं होता रीअपॉइंटमेंट। और टेन्योर 5 साल का नहीं है, दोनों का टेन्योर कम करके 3 साल कर दिया है, यही तो अमेंडमेंट करके लाया था अभी, ठीक है। तो ये 3 साल का टर्म कर दिया है और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना सकते हैं, प्रोवाइडेड 3 साल का ही टर्म होगा उसका, ठीक है। लेकिन रीअपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को फिर से इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट पे अपॉइंट नहीं करेंगे, उसको प्रमोट करके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना सकते हैं, वही एक चीज है, उसको याद रखो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा आंसर, नाइदर 1 नॉट 2। अब देखो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन मैटर इन्यूमरेटेड इन यूनियन लिस्ट एंड और कंकरेंट लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर है या फिर कंकरेंट लिस्ट में है लॉ, उस पर पार्लियामेंट बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, मतलब जो स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है। स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, मतलब वो कहाँ होगा? या तो यूनियन लिस्ट में होगा, या फिर यूनियन लिस्ट में नहीं है तो क्या होगा? वो बाकी रिसाइडरी पावर्स होती है ना, वो भी पार्लियामेंट के ही पास है, ठीक है। तो वैसे भी दोनों साइड से भी देखा जाए तो सही स्टेटमेंट है ये।
तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है इसमें। अब देखो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने होते, ऐसे क्वेश्चन सही करने होते हैं। ये भी वैसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सारे जो कमीशंस वगैरह है उसको डिटेल में कवर करना होगा। मैं इस पर भी डिटेल में कवर करूंगा इसको। अब देखो, ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ओनली वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये स्टेटमेंट मोस्टली गलत होता है और ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास नहीं है पावर, हाई कोर्ट के भी पास है ना पावर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो हाई कोर्ट भी पनिश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर 32 करता है, हाई कोर्ट अंडर 226 करता है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये पता हो। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मोस्टली गलत होते हैं वो, ठीक है। ये ट्रिक को भी याद रखना। बोथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट हैव एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। यहां पर भी देखो बोथ लिखा है, बोथ नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की, हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होती, ठीक है। तो यहां पे ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा फिर? डी, neither one nor two। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस जो डीपीएसपी में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा है आर्टिकल 44 में, बिल्कुल सही है। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये था, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, तो ये भी है, दोनों सही है। तीसरा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51 आई थिंक 51 या 52, तो ये भी है। तो सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ पीवाई को डिस्कस करने आए थे, तो पीवाई को हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीवाईक्यू का पहले देखो क्या है, पीवाईक्यू में मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो देखो लक्ष्मीकांत से आ रहा है। लक्ष्मीकांत ने आप अगर ठीक से पढ़ लिया लक्ष्मीकांत, तो आप 95-96% क्वेश्चन जो वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, पूरा लक्ष्मीकांत पे रिलाई कर सकते हो। बाकी चीजें देखो, ये सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से वगैरह 1-2 चीजें पूछी है, ये तो थोड़ा न्यूज में था इसलिए आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 8-10 क्वेश्चन है तो उसमें से आप 6-7 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। देखो पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए, ये 1 हो गया, ये कोर पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये 2 हो गए। ये ईवीएम वगैरह इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, न्यूज में आया था, ये भी दूसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हो गए, ये स्कीम से क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। फिर ये 4 हो गए, ये आरटीआई, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 7 और ये 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 8 क्वेश्चन कोर पॉलिटी के हैं। 8 क्वेश्चन में से आप ये ईवीएम का छोड़ दो अगर पता नहीं है तो, एंड ये वाला अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये अगर पता नहीं है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन छोड़ दिए एंड ये तो आप सॉल्व कर पा रहे हो, यहाँ पे इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। देखो यहाँ पे देखो एब्सोल्युटली नो रोल, जहाँ पे उन्होंने एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया है ना वो मोस्टली गलत होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत कर दो बचा एक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक से भी ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए और बाकी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व कर पा रहे हो। तो 8 में से 2 गए, 6 क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत के बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पॉलिटी से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। 8 में से कम 6-7 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, अगर डिटेल में अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ के रिवीजन वगैरह करके गए हो तो, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर्स में जो भी मैटर है पॉलिटी से रिलेटेड वो भी करके गए तो सारे क्वेश्चन भी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पॉलिटी को थोड़ा इग्नोर मत करना। पॉलिटी से देखो 8 क्वेश्चन आते हैं कोर, और करंट वगैरह मिला के तो 9-10 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये कोर वाले बिल्कुल भी यहाँ पे गलती नहीं करनी है, एक भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, तो ये याद रखना। एंड लक्ष्मीकांत पे आप टोटल रिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, इस सोर्स मैंने बता दिया। और मोस्टली एक्सट्रीम ट्रिक क्या है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है उसको गलत कर सकते हो, जहां पे ओनली लिखा है वो स्टेटमेंट गलत होता है मोस्टली, ठीक है। तो वो ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जो ये है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो पार्ट होता है, तो उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। वहां पे हम क्वेश्चन भी थोड़े प्रैक्टिस करेंगे। एंड यहाँ पे जो मैंने दिया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट वगैरह, उस पर भी मैं एक वीडियो, ठीक है, बनाऊंगा डिटेल में, तो वो भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपके लिए कवर करूंगा यहाँ पे। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। थैंक यू।